चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारा पहला जो प्रश्न है वो है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है, सबको पता है इसका आंसर कौन है। आंसर भी करते चलिए। देखिए हमने आपको बताया ना हमारे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अन्य लोगों की अपेक्षा थोड़ा सा डिफरेंट है। हम जितनी मेहनत हम स्वयं करेंगे उतनी आपसे भी करवाएंगे और उससे ज्यादा आपको करनी है, हमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। तो हमारी मेहनत से ज्यादा आपकी मेहनत और आपसे ज्यादा हमारी, तो कुल मिलाकर दोनों की मेहनत बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है, एलन हार्टक ब्राडिक। प्री हिस्टोरिक पुस्तक के लेखक कौन है, एलन हार्टक ब्राडिक हैं। तो हमारा कौन सा आंसर सही हुआ, ये ब्राडिक महोदय। अब इनका पूरा नाम क्या है, तो कभी कभी ब्राडिक दे दिया, कभी कभी एलन हार्टक ब्राडिक दिया। एलन हार्टक ब्राडिक और कभी कभी क्या दिया, ब्राडिक दिया। तो इसका ध्यान रहे कि एलन हार्टक ब्राडिक और ब्राडिक एक ही बात है। अब इसको थोड़ा सा आप प्रश्न को डालकर एलन हार्टक ब्राडिक के विषय में लिखिए। एलन हार्टक ब्राडिक के विषय में थोड़ा सा इसको जब जान जाएंगे तो बढ़िया और अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिए थोड़ा सा एलन हार्टक ब्राडिक के विषय में। लिखिए एलन हार्टक ब्राडिक की महत्वपूर्ण पुस्तकें। हेडिंग डाल दिया। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग एक तो ये हो गई, ये पुस्तक इन्होंने कब लिखी थी, इस पुस्तक का समय क्या है, 1958 है। इस पुस्तक का समय क्या है, 1958 है। तो आगे ऐसे करके प्री हिस्टोरिक पेंटिंग एलन हार्टक ब्राडिक 1958 इसको लिखेंगे। दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। एलन हार्टक ब्राडिक की पुस्तक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग कब लिखी गई, 1958 में। हमारे साथ इसको लिखते चलिए, इसीलिए मैं आराम आराम से बोल रही हूं। एलन हार्टक ब्राडिक की पुस्तक
अगली पुस्तक है इनकी द ट्री ऑफ ह्यूमन स्टोरी, द ट्री ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, द ट्री ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एक इनकी पुस्तक है, 1952 में प्रकाशित हुई थी। अगली पुस्तक है इनकी एन आउटलाइन ऑफ चेंजेस पेंटिंग, एन आउटलाइन ऑफ चाइनीज पेंटिंग, ये इनकी पुस्तक है, एक ब्राडिक की पुस्तकों में लिखिएगा एन आउटलाइन ऑफ चाइनीज पेंटिंग। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 2। चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार में हुआ, चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार में हुआ। चाक का मतलब समझ रहे हैं क्या है? चाक का मतलब है बर्तन बनाने से। चाक का मतलब क्या है? बर्तन बनाने से है। बर्तन बनाने की कला का आविष्कार कब हुआ है? तो बर्तन बनाने की कला का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में। सबको पता है नवपाषाण काल में बर्तन बनाए गए। ये बर्तन किससे बनाए गए? ये बर्तन चाक से और हाथ से दोनों बनाए गए। चाक से भी बनाए गए और हाथ से भी बर्तनों को बनाया गया है नवपाषाण काल में। थोड़ा सा इसमें लिख लेंगे नवपाषाण काल में क्या क्या हुआ है। तो नवपाषाण काल का जो समय है पहले उस पर आएंगे। समय में मैंने बदलाव किया है, एनसीईआरटी से हमने इस बार का अपडेट किया है नोट्स का, तो थोड़ा सा समय में बदलाव हुआ है। उस समय के बदलाव को लिख लें। समय का बदलाव है ये कि नवपाषाण काल का जो समय है वो 10,000, नवपाषाण काल का जो समय है वो है, इसको लिखते चलिए प्लीज। नवपाषाण काल का जो समय है वो है 6,000 से 1,000 ईसा पूर्व। ये नवपाषाण काल का समय है। नवपाषाण काल का समय है 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। अभी जब हम क्लास में डिफाइन करेंगे तो ये आप कार्यक्रम सही से जान पाएंगे। इसका समय लिखिएगा, आपको हेडिंग डालकर लिखना है नवपाषाण काल का समय है क्या है? 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। क्लियर है? ये चीज आपको क्लियर है ना? मैंने क्या बोला है? इसका समय क्या है? इसका समय है 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। ठीक, इसको जरूर लिख लें। इसके बाद नवपाषाण काल का विभाजन, नवपाषाण काल का विभाजन या नामकरण या वर्गीकरण, दोनों चीजें, नामकरण भी वर्गीकरण भी, इसको दोनों को लिखें। लारटेट नामक विद्वान ने किया था। मतलब नवपाषाण काल को भी उन्होंने 3 भागों में बांटा। किसने बांटा? लारटेट ने। ये विद्वान थे लारटेट। इन्होंने नवपाषाण काल को, नहीं,
थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ये नई चीजें है ना, मेरे लिए भी बड़ा नया है ये। सन लिखिए प्लीज, लार्टेट का नाम अभी ना लिखें, लिखिए सन 1961 ईस्वी में, सन 1961 ईस्वी में कॉम्सन और ब्रैडवुड, क्रॉम्सन और ब्रैडवुड ने नवपाषाण काल को 3 भागों में बांटा। किसने बांटा? कॉम्सन और ब्रैडवुड ने नवपाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया। ठीक, समझ में आ गया किसने किया है? कॉम्सन और ब्रैडवुड ने किया है। कॉम्सन और ब्रैडवुड ने नवपाषाण काल को 3 भागों में बांटा। कभी भी प्रश्न आए और पूछा जाए कि नवपाषाण काल के कितने भाग हैं? 3। पूरा पाषाण काल के कितने भाग हैं? 3। सीजे थॉमसन ने कितने भागों में बांटा? 3। जॉन लुबाक ने कितने भागों में बांटा? 3। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। मेरे लिए भी देखिए, मैं इसीलिए बार बार एक बात कहती हूँ कि देखो भैया, समय के साथ बदलाव जब संविधान में हो सकता है तो हमारी पुस्तकों में, हमारी पढ़ाई में भी हो सकता है। जैसे प्रश्न का तरीका होगा वैसा उत्तर देना पड़ेगा, जैसा प्रश्न होगा उस तरीके से उत्तर हमको देना पड़ेगा। और अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो नवपाषाण काल का जो समय हमने बताया था आपको कि 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व, 5,000 ईसा पूर्व, 7,000 ईसा पूर्व, वो भी गलत नहीं है, वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। लेकिन ये रेफरेंस बुकों से हम बता रहे थे और पढ़ रहे थे। लेकिन आज एनसीईआरटी एकदम क्रीम टाइम पर, एनसीईआरटी हर जगह एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी का अगर हम तरीका अपनाएंगे, उसका हम टॉपिक लेंगे तो थोड़ा सा अन्य चीजों में अंतर आएगा। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। वहां पर बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। अरे यार हमने गलत पढ़ लिया क्या? नहीं, गलत नहीं पढ़ा, सब सही पढ़ा है। रेफरेंस बुक का अलग है, एनसीईआरटी का अलग आंसर है। अभी आपको पता है जब 6,000 ईसा पूर्व माना था कोर्ट ने, बाकी आयोग ने तो उस प्रश्न को गलत कर दिया था, और उसका सॉल्यूशन 5 साल बाद जब आया तो वो एनसीईआरटी का ही है 6,000। इसलिए इस बार हमने ये सोचा है कि जो भी कालक्रम है पहला नंबर एनसीईआरटी हम लोग, इसके बाद कुछ और करें। ठीक, क्लियर है? ये समझ में आ रही है बात? हाँ, समय हम अपने जो हमारी गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनको देखकर हमने समय को रखा है, और क्योंकि वो हमारे पास गर्ल्स स्टूडेंट की संख्या बहुत है और मैंने देखा कि वो बहुत परेशान होते हैं। दोपहर में क्लास, सुबह की क्लास में बहुत परेशानी होती है। मैं समझ सकती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या किया जाए। और मैं चाहती हूँ एकदम फ्रेश होकर पढ़ाना, मैं चाहती हूँ बिल्कुल ना थकी रहूं, खूब अच्छे से पढ़ाऊं, जितना मैं संभव कर सकती हूँ उतना कर डालूं। मैंने कहा ना, अगर मेरी वजह से, मेरे पढ़ाने की वजह से अगर सिलेक्शन होता है, किसी को नौकरी मिलती है, तो इससे बड़ी फीस, इससे बड़ा हमारे लिए कुछ भी है ही नहीं, ये जान लीजिए। तो चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार कब हुआ है? नवपाषाण काल में हुआ है। क्लियर है सबको? और नवपाषाण काल का विभाजन किसने किया है? नवपाषाण काल का समय क्या है और नवपाषाण काल में उपलब्धि क्या है? सुन लीजिए उपलब्धि। तो उपलब्धि है हमारी कि हमें कृषि मिली, कृषि का आविष्कार हुआ, हमने पॉलिश लगाना सीख लिया, यानी बर्तनों पर, यानी औजारों पर पॉलिश करना शुरू कर दिया।
चाक का आविष्कार हुआ, मानव समुदायों में रहने लगा, मानव बस्तियों में रहने लगा, खाद्य उत्पादक बन गया। खाद्य उत्पादक का मतलब है कि वह कृषि का आविष्कार कर लिया। अब ये मानव उपभोक्ता ही नहीं रह गया, आविष्कर्ता भी हो गया। और इसने, जब हम स्वतः कोई चीज करने लगते हैं, बनाने लगते हैं, तो हमें ज्यादा फायदा होता है। आप डेली होटल से खाना मंगाओ वो, और खुद से बनाकर खाओ वो, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो जब तक मानव के पास कुछ संसाधन नहीं थे, तो वो मानव परेशान होकर 4-6 दिन का इकट्ठा कर लिया, फिर खा लिया, फिर घूमने लगा, इस तरीके से करता रहा। लेकिन यहाँ का मानव क्या किया, सब जितनी चीजें हैं, एक चीज ध्यान से सुनिए, लर्न करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हम किसी भी चीज को, अगर जहां ज्यादा क्वांटिटी में हमको पढ़ना है, वहां हम क्या करें, वहां की चीजों को छोड़ दें, और जहां कम क्वांटिटी में पढ़ना है प्रश्न, टॉपिक, उनको लर्न कर लें, बचा हुआ उठा के उसमें रख दें। अब आपको बात समझ में आई हमारी कि नहीं आई, हम नहीं जानते, लेकिन हम आपको इसका उदाहरण फिर बताएंगे। जैसे पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नवपाषाण काल है। हम तीनों में विशेषता को देख लें। क्या विशेषता है? अग्नि का आविष्कार, औजार का आविष्कार, और चित्रकला का आविष्कार, मूर्ति कला का आविष्कार, सोहन संस्कृति, क्वार्टिजाइट मैन उठा के कहाँ लेके चले गए? पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल के कितने भेद? 3 भेद। बस इतना उठा के हमने रख लिया, कहाँ? पूरा पाषाण काल में रख लिया। क्लियर है सबको? जब तक आप आंसर नहीं करोगे, तब तक आप हमसे जुड़ नहीं पाओगे। एक तो हम कैमरे में हैं, आप कैमरे में हैं, और आंसर करते रहोगे, बहुत मजा आएगा, बहुत पढ़ने में अच्छा लगेगा। और अगर वैसे हुड्डा की तरह बैठे रहोगे और सिर्फ देखते रहोगे, तो शायद मन इधर उधर भटक जाए। प्लीज आप अपने घर में बोलो, आंसर दो, हमसे बात करो, आप घर में बैठ के बात करो हमसे, ताकि आपको लगे कि हम ऑफलाइन बैठे हुए हैं। इसीलिए इसको हम खड़े होके भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन भैया हम थक जाते, तो फिर हम कहते अरे हटाओ, जल्दी खत्म करें। खत्म नहीं करना है, जी जान लगा के बढ़िया से मेहनत करके पढ़ना है। तो नवपाषाण काल का क्लियर हुआ क्या है? अच्छा, जब ऑप्शन ना रहे, 6000 से 1000 का ऑप्शन हमारे पास नहीं है, अब क्या करें? अब जब हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? रेफरेंस बुक को रख देंगे उठा के। रेफरेंस बुक में 10,000 से 3,000 समय दे रखा है। अब तो इतने चतुर हो गए ना, जब बिल्ली दूध से जलती है तो छाछ भी फूंक कर पीती है, ये कहावत है बहुत पुरानी। तो जब हम जान चुके हैं कि आयोग ऐसे उटपटांग ऑप्शन को देगा ही, तो हम पहले से सजग हो जाएं, और नहीं सजग होंगे तो फिर वही परेशानी। इसलिए दोनों बातें जानते रहो, और जैसा प्रश्न का ऑप्शन हो वैसा जवाब दे डालो। 2 प्रश्न आपको क्लियर हुआ। अब हम तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, तरासे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं? तो सबसे पहले हम क्या करें? औजार के विषय में जान लें। औजार क्या होता है? अस्त्र। इससे मानव करता क्या था? इससे मानव अपने भोजन को व्यवस्थित करता था, अपने भोजन को बनाने का कार्य करता था, अपने भोजन को प्राप्त करने का एक संसाधन था ये अस्त्र, औजार। इससे वो जानवरों का शिकार करता था और अपना भोजन प्राप्त करता था, इतना ही कार्य इसका था। अब औजार बनाना एक कला है, इसीलिए आपके प्रश्न में ये आता है, औजार बनाने की शुरुआत कब हुई? अभी मैंने आपको बताया, विजयलक्ष्मी, औजार बनाने की शुरुआत कब हुई? फटाफट आंसर देते रहो और पढ़ते रहो। औजार बनाने की शुरुआत कब हुई है? पूरा पाषाण काल। गुड, तुरंत आप आंसर, पूरा पाषाण। सिर्फ औजार बनाने की शुरुआत हुई है भैया, और कुछ नहीं हुआ है। औजार बनाने की शुरुआत का कुछ नहीं हुआ का मतलब औजार अच्छे नहीं है, बेकार बेकार है।
मोटे हैं, भद्दे हैं, ज्यामिति नहीं है, लुढ़क लुढ़क जाते हैं, इसका मतलब स्थिर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जब औजार असंतुलित है तो गिर जाएंगे, तो बेकार है, बेडौल है, अच्छे नहीं है। लेकिन शुरुआत हो चुकी है कहाँ? पूरा पाषाण काल में। लेकिन प्रश्न ये नहीं कह रहा है, प्रश्न कह रहा है तरासे गए। तो तरासे गए का मतलब समझ रहे हो? चाहे कोई भी काल हो, पूरा पाषाण काल हो, चाहे मध्य पाषाण काल हो, चाहे नव पाषाण काल हो, तीनों में औजार तरास कर ही बनाए जाएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? औजार कैसे बनाए जाएंगे? तरास कर ही बनाए जाएंगे। ठीक। अब औजार चमकीले, ये देखिए, अभी हमने कहा कि नव पाषाण काल में पॉलिश लगाना शुरू हो गया था। नव पाषाण का पॉलिश को और किस नाम से जानते हैं? सुजाता, पॉलिश को किस नाम से जानते हैं भैया? पॉलिश को क्या कहेंगे? फटाफट जवाब दो माला सिंह। ओप कहेंगे, बिल्कुल, ओपदार। अब आ गया, यहाँ पॉलिश कहा था, यहाँ उठा के रख दिया ओपदार। ओपदार औजार कहाँ बने हैं? नव पाषाण काल में। यानी औजार बने पूरा पाषाण काल में। छोटे औजार, सुंदर औजार कहाँ बने? मध्य पाषाण काल में। और चमकीले औजार कहाँ बने? नव पाषाण काल में। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे चीजें रटते जाएंगी, क्लियर होती जाएंगी, क्लियर होती जाएंगी। और जब पहली बार पढ़ोगे तो लगेगा अरे यार कहाँ हम फंस गए, कला में कुछ आ ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रहा, मैडम क्या पढ़ा रही हूँ पटांग बैठ के। तो आपको तब ये समझ में आएगा, और जब आप उसमें जाओगे तो इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका। ठीक, ये बात समझ में आ गई कि औजार पहली बार कहाँ बने? प्रश्न आया तो हमने बता दिया पूरा पाषाण काल। फिर औजार छोटे, औजार सुंदर, औजारों का काल ही कह दिया गया किसको? मध्य पाषाण काल को। और जब कहा गया कि उन औजारों पर पॉलिश लगाया गया, तब कहा? नव पाषाण काल। क्लियर है? ये बातें क्लियर है ना सबको? तो चमकीले औजारों के हथियार कहाँ बनाए गए थे? ये नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल का मानव बस्तियों में रहने लगा था, समुदायों में रहने लगा था, लिपि का आविष्कार कर लिया था, भोजन बनाने की कला को सीख लिया था, यहाँ का मानव खाद्य उत्पादक था, कृषि का आविष्कार कर लिया था, सब कुछ यहाँ का मानव पूरे भारत में फैल गया। समुदायों में रहने लगा, कपड़े पहनने लगा, घर में रहने लगा, बस्तियों में रहने लगा, सब उठा के कर लो कहाँ? नव पाषाण काल में। यहां से प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक, क्लियर है ये? इसके बाद हम आएंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा है 4, और ये वही प्रश्न है जो कि 5 साल बाद इसका जवाब आया है। अब सोचो, तनिक विचार करो, 5 साल बाद जब जवाब आया है तो पता नहीं उस बंदे की ज्वाइनिंग होगी नहीं होगी, कितना दौड़ भाग किया होगा। समय सबसे मूल्यवान धरोहर है, सबसे मूल्यवान अगर कुछ है तो समय है। एक एक दिन जिंदगी का कम हो रहा है, यानी घट रहा है, और वो फिर आने वाला भी नहीं है। इसलिए पैसे की कीमत नहीं है, समय की कीमत है, ये जान लीजिए। भारत में मध्य पाषाण काल कब से कब तक माना जाता है? इसका जवाब आप इसको प्रश्न नंबर 4 डालिए और लिखिए, भारत में इसका समय कितना हमने बताया था? 10,000, क्योंकि अभी तो ये नया है हमारे लिए भी ना, अभी तो ये चीज हमारे लिए भी नई है। अब इसको 4 बार पढ़ेंगे तब क्लियर होगा। 10,000 से 6,000, 10,000 से 6,000
10,000। सही है, जीरो उरो अगर समझ में आए तो देख लेना, कम ज्यादा कर लेना। 10,000 से 6,000। कंचन आप समझ लो, पहला आंसर हमारा क्या होगा, 10,000 से 6,000। ठीक, ये हमारा मध्य पाषाण काल का भारत में समय है 10,000 से। अगर यहां पर ऑप्शन में हमारा 10,000 हो, ये ईसा पूर्व, तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, 10,000 ईसा पूर्व होना चाहिए। एकदम क्लियर कट कर लो। और अगर 8,000 है, नहीं मिल रहा है, 8,000 ईसा पूर्व है, तो क्या करें, 8,000 ईसा पूर्व कर लें। और अगर ये भी नहीं है, तब हम क्या करें, तब लास्ट टाइम में हम आएंगे कहाँ, 6,000 ईसा पूर्व पे। पहला आंसर हमारा 10,000 ईसा पूर्व, ना रहने पर 8,000 ईसा पूर्व, ना रहने पर 6,000 ईसा पूर्व। इतना हमें सही करना है। अब रेफरेंस बुकों पर आते हैं। वो कहती हैं कि 25,000 ईसा पूर्व से, रीता प्रताप लिखती हैं, जिनको हम लोग पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि उससे कई प्रश्न गलत हो जाते हैं। क्यों गलत हो जाते हैं, क्यों, इसलिए गलत हो जाते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी को नहीं पढ़ते, नहीं ध्यान देते। एक जगह एनसीईआरटी नहीं है, हजारों किताबें पढ़ो तो इतना सा मिलता है, तो बड़ी विडंबना है। कुछ प्रश्न को लेकर, सबको लेकर नहीं है। तो ये क्लियर हुआ, भारत में मध्य पाषाण काल का समय क्या है, 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व है। हमारे 3 आंसर इसके लिए क्लियर हो रहे हैं, एक 10, एक 8, एक 6। ऐसा ही एक प्रश्न अभी बनाइए हमारे साथ में और लिखिए कि भारत में नव पाषाण काल का समय कब से कब तक माना जाता है। इस प्रश्न को सभी स्टूडेंट लिखें। नव पाषाण काल की अवधि क्या है भारत में, यही प्रश्न उठा के लिख लो। यहाँ मध्य पाषाण काल है, इसको नव पाषाण काल में कन्वर्ट करिए। तो नव पाषाण काल की अवधि क्या है, 6,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व, नव पाषाण काल। और अभी हम क्या कहते थे, 3,000 के नीचे जाना नहीं है। तनिक विचार करो, सही कह रहा है ये जो एनसीईआरटी लिख रही है। कैसे, अब आप कहेंगे कैसे, ऐसे 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 50 ईस्वी तक जब प्रागैतिहासिक काल चल रहा है, 1,000 में क्यों ना जाए, सोचने वाली बात है। लेकिन रेफरेंस बुकों की वजह से बहुत हौच पौच हो जाता है। सब जगह प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है, उसको हम लोग समय रहते सही कर लेंगे। इसीलिए हर स्टूडेंट को हर क्लास में आना जरूरी होता है। कब कहाँ क्या अपडेट हुआ है पता ही नहीं। पुराने ही उसी परंपरा पर अगर चलते रहेंगे तो सास बहू वाले झगड़े कभी खत्म नहीं होंगे। ये क्लियर हुआ आप सभी को। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। जैसे बहुत से ज्ञानी बैठे हैं ना, वो कहेंगे अरे 10वीं क्लास तो पढ़ ली, अब कितना पढ़ी, अरे हम तो पढ़ते ही का करी, 3 बजे से क्लास पढ़ाओ, एक बार 5 बजे से पढ़ा शुरू सवेरे से। पांचवा प्रश्न देखिए, ये है आपके सामने। इसीलिए इस बार का पीडीएफ हमने लगा रखा है ताकि आप अच्छे से समझ सके चीजों को। ऐसा नहीं है, मेहनत बहुत लगती है भैया हो। अब जब पढ़ावे जाबा स्कूलवा में तब समझबेगा कि हाँ मेहनत लगती है कि नहीं लगती है। बहुत मेहनत करना पड़ता है। और बिना मेहनत कुछ होना नहीं है, ये हो जाना था सब जने। अब प्रश्न 5 देखिए, चित्रित शैलाश्रय, खूब बढ़िया से प्रश्न। हमेशा आंसर नहीं लर्न करना चाहिए, याद कर लीजिए। आप प्रश्न को लर्न करिए, आंसर अपने आप लर्न हो जाएगा।
कितने स्टूडेंट है, रट के बहाई देता है आंसर हुए 1 2 2 की 4 3 की 5, अब वहां जावा तो फिर 1 2 2 की 4 3 की 5 ना होए। प्रश्न को रटिए, प्रश्न को समझिए, प्रश्न को लर्न करिए, आंसर अपने आप स्वतः आप जवाब देंगे तो लर्न हो जाएगा। चित्रित शैलाश्रय लखोटियार कहां पर स्थित है? तो चित्रित शैलाश्रय लखोटियार कहां है? उत्तराखंड में है। ठीक, हम हमेशा बहुत से आप लोगों को यूट्यूबर बताते हैं कि जो यूथ का डिस्क्रिप्शन दिया है वो जरूर पढ़ लें। हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन खूब पढ़ो, लेकिन अपने बनाए हुए डिस्क्रिप्शन पढ़िए, दूसरे के बनाए हुए नोट्स डिस्क्रिप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये तो नकलची करत है, जगह नकल करके बस खाली परीक्षा में बैठ जाए। एक बार मेहनत करो, देखो कितना सुंदर लगता है। लिखिए लखोटियार अर्थात लिखुनिया सेकंड। लखोटियार का मतलब है लिखुनिया सेकंड। यह उत्तराखंड में जिला अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। लखोटियार का शाब्दिक अर्थ होता है 1 लाख गुफाएं। यहाँ के चित्रों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन से 3 भाग है? ऐसे सब जगह पशु, मानव, पक्षी, ज्यामितीय आकृतियां यही है। तो पशु, मानव और ज्यामितीय आकृतियों को यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया। यहाँ का सबसे जो प्रमुख चित्र है वह है कई रंगों वाली छिपकली, बहुरंगी छिपकली का चित्र है। हाथ पकड़कर नृत्य करती मानवाकृतियां हैं। एक लंबे थूथुन वाला जानवर है जिसे अदृश्य शक्तियों का द्योतक कहा जाता है। नृत्य करती महिलाएं हैं और चित्रों में अनेक बिंदुओं के समूह बनाए गए हैं। ये इतने चित्र लखोटियार से प्राप्त हुए हैं। नदी कौन सी है? सुयाल नदी के किनारे लखोटियार स्थित है। क्लियर है? इतना हमने लखोटियार से पढ़ लिया, उसके आगे कुछ पढ़ना ही नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 6 देखिए। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? 6 कह रहा है भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत है। क्या है? धर्म है, प्रकृति है, लोक जीवन है या भव्यता है। तो भारतीय कला का जन्म धर्म के साथ हुआ है। मानव का जन्म कला के साथ हुआ है। कला का जन्म मानव के साथ हुआ है। और जब मानव आया, कला आई, तो धर्म भी आ गया। जैसे उस समय का मानव जो प्रागैतिहासिक मानव था, वह कोई जाति पाति धर्म भेदभाव में नहीं बटा था, सब एक जैसे थे। और तब भी धर्म था। कैसे धर्म था? स्वास्तिक के प्रमाण, शिवलिंग के प्रमाण। सैंधव सभ्यता में चले जाएंगे तो पशुपति आदि शिव के प्रमाण, सबके प्रमाण प्राप्त हो चुके हैं। उस समय कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई कुछ नहीं था, सिर्फ मानव था। और कैसा मानव था? जानवर था। वह मानव जो जानवरों के साथ रहकर जानवर बन चुका था, जानवर था, लेकिन इतना ज्ञान था उसको कि कुछ किसी चीज ने बटा नहीं था। और आज सब ज्ञानी हैं तो मर बट के मरा जाता है। तो भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत क्या है? धर्म है। धर्म सभी जितनी कलाएं विश्व में, भारतीय कला का ही नहीं, अगर यहाँ पर यह प्रश्न पूछेगा कि विश्व में कला का मूल प्रेरणा स्रोत है, तब भी धर्म ही होगा। विश्व की बात करें, चाहे भारत की बात करें, अफ्रीका की बात करें, अमेरिका की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, चाहे जहां की बात करें, धर्म से कला की उत्पत्ति हुई है। कला के साथ साथ धर्म की उत्पत्ति हुई, मानव के साथ साथ धर्म की उत्पत्ति हुई। क्लियर है ये? तो ये आपका आंसर सही है। तो भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत है धर्म। अब यही थोड़ा सा ऑप्शन अलग हुआ। क्या ऑप्शन अलग हुआ? प्रश्न अलग हो गया। भारतीय चित्रकला का मूल प्रेरणा स्रोत है। जब चित्र की बात आएगी रमेश चंद जी, तब क्या करेंगे? तब लगाएंगे रेखा। चित्र का मूल स्रोत क्या है? रेखा है। तब धर्म नहीं होगा। अरे भैया धर्म कैसे हो? चित्र धर्म से बन जाएगा। तब रेखा होगा। अगर एक लाइन गड़बड़ हुई,
एक लाइन चेंज हुई तो भारतीय चित्रकला का मूल प्रेरणा स्रोत है रेखा। क्लियर है? अब आइए आगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। प्रश्न है, भारतीय चित्रकला का उद्भव कहां से हुआ है? इसका मतलब ये है, कह रहा है कि जब पहली बार कला आई थी तो वह किस पर बनाई गई थी? तो किस पे बनी थी? शैल पर बनी थी। और शैल को क्या कहेंगे? रॉक कहेंगे, चट्टान कहेंगे, गुफा कहेंगे। लेकिन गुफा तब कहेंगे क्योंकि ये ऐतिहासिक काल में भी गुफाएं हैं, इसलिए गुफा पहले नहीं कहेंगे भैया, पहले सीधा सीधा क्या कहेंगे? शैल कहेंगे। और शैल कहां? गुफा के द्वार पे, दीवार पे और बचा खुचा छत पे, खुले मैदानों में, चट्टानों पर और गुफा के भीतरी दीवार पर, यहां पर चित्र बनाए गए थे। क्लियर है ये? तो जब पहला सीक्वेंस लगाने को आ जाता है कि इसका सीक्वेंस बताइए, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? फटाफट आंसर करें सभी लोग। विजयलक्ष्मी, शीला जी, अरुणिमा चौधरी, फटाफट आंसर करो। और इस बार सबको यहाँ से जितने लोग हो नौकरी लेके जाना है। अब कितना तो कमेंट कर दी है कि जितना सीट है मैडम उतने को ही नौकरी दिलाएंगे कि सबको दिला? अरे मूर्ख, जब सीट जितनी है उतनी की ही तो बात हम करेंगे। हम आयोग में जो है मेंबर है का कि सीट बढ़ा देंगे? जितनी सीटें हैं उतने पर चयन पा जाओ, यही मेरी जिम्मेदारी है, यही मेरा कर्तव्य है। अब पता चला सीट बढ़वे ना की तो हम कहां दिवा दें भैया? और दिवाई ही ऐसा लगा था। ध्यान से बात को समझिए। तो सीक्वेंस लगाने को कह दे रहा है, सीक्वेंस लगा डालिए। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्रागैतिहासिक काल के बाद हम सैंधव सभ्यता पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सैंधव सभ्यता। तो प्रागैतिहासिक काल, बहुत बढ़िया, किसने लगाया है? बहुत अच्छा। प्रागैतिहासिक काल शैल चित्रकला है, फिर बर्तन की कला है, और फिर क्या है? भित्ति चित्रकला है, फिर क्या है? फिर है कपड़ा, और फिर क्या है? ताड़पत्र, फिर क्या है? कागज। ये है हमारा सीक्वेंस। जैसे जैसे पढ़ते जाओ वैसे वैसे अपने आप से सीक्वेंस लगाते चले जाओ। समझ रहे हो? क्लियर है ये कि भारतीय चित्रकला का उद्भव कहां से हुआ? चट्टान चित्रकारी से हुआ। चट्टान चित्रकारी से एकदम ये जान लीजिए कि जितना मैंने यहां पर कहा है पढ़ाने के लिए उसका 4 गुना इतना काम करेंगे, आई प्रॉमिस यू। और दूसरी बात, इसको मैंने पूरा फॉर्मेट यहां से ऑप्शंस को ले लिया है, ये सब हटा दिया है डिस्क्रिप्शन को, और ये आपको डेली टेस्ट में भी मिलेगा। आप पीडीएफ निकालिए, ओएमआर रखिए, करिए, उसका आंसर यहां से मिलान करिए, फिर हम एक बार उसको आपको रीचेक करवाएंगे। इसको रट लिया और हमारे द्वारा बनाए कुछ प्रश्नों को कनेक्ट कर लिया, सिलेबस पढ़ लिया, इतने करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 125 प्रश्न के लिए पूरी जहांगीर आर्ट गैलरी को नहीं पढ़ना है, थोड़े पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, अच्छा पढ़ो। और हमने अब की बार क्या किया है, जितने प्रश्न हमारे काम के थे, हमारे काम मतलब टीजीटी के थे, हमने उनको ही रखा है, बाकी सबको टर्मिनेट कर दिया। फालतू का आंसर क्वेश्चन देने से अच्छा है हम लोग उतना ही पढ़ें जितना सॉलिड पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8वां प्रश्न है, उत्तरकाशी की हुडली गुफा के शैल चित्र, कभी भी ये नहीं कह रहा है कि भित्ति चित्र, प्रश्न खुद ही बताता है। कैसे बताता है पता है? जैसे कोई आपके घर आया और किस काम के लिए आया है वो आपको खुद ही उजागर कर देगा। अरे तो नहीं है कुछ बा है, हमें तेल ले एक बार, नमक ले एक बार, उजागर उसने किया ना, आपने पूछा नहीं।
प्रश्न खुद उजागर कर रहा है और उसको आपको पकड़ने की आवश्यकता है बस। तो शैल चित्र है, जितनी प्रागैतिहासिक काल की गुफा होगी, चाहे हुडली हो, चाहे गोरखिया हो, चाहे लिखुनिया हो, चाहे लखुडियार हो, चाहे मिर्जापुर हो, चाहे भीमबेटका हो, चाहे मंदसौर हो, होशंगाबाद हो, XYZ कोई भी गुफा प्रागैतिहासिक काल की होगी, उसकी उपलब्धि या उसके चित्र शैल चित्र ही होंगे। एक लाइन में सबको समझ लो। तो उत्तरकाशी मतलब उत्तराखंड की हुडली गुफा के शैल चित्र में किस रंग का प्रयोग किया गया है? किस रंग का प्रयोग है? नीले रंग का। ये प्रश्न आया क्यों? ये प्रश्न आया क्यों? इसका जवाब हमें दे अरुणिमा। ये प्रश्न क्यों पूछा गया? आयोग ने इसको उत्तराखंड LT में क्यों पूछा है? तनिक बता दो तो जाने। बता दोगे क्योंकि इतने दिन से सब हमको एकदम से रट बहाए हो। बस नीले रंग का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है। आपकी विशेषता जो है वो आपकी पहचान है, ये इसकी विशेषता नहीं है कि क्या मतलब रहा पूछे के। ऐसा पूरे प्रागैतिहासिक काल में कहीं हुआ ही नहीं। अपवाद स्वरूप हमारे मध्य प्रदेश की गुफा भीमबेटका में हो सकता है, बाकी कहीं नहीं। तो इसलिए ये पूछी गई है। बाकी अमन का इसमें तो ऐसी गुफा है जहां पर बहुत चीजें प्राप्त ही नहीं हुई हैं, लेकिन नीले रंग का प्रयोग इसको बढ़ा चढ़ा दिया। अभी नौकरी पा जाओगे, 80,000 पेमेंट जब ले जाके अपने पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चों को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, जो भी आपका गार्जियन है उसको जब दोगे तो वो पीछे की सारी चीजें भूल जाएगा। और अगर कुछ ना दी है, जब आया परीक्षा दे के और कहा कि परीक्षा सही गायब है, बस उतरने में तो हार सबके हालत खराब कर दी है। कह रहे हम तो जान रहे तो पढ़ते गाए रहो, बस सुबह खाली मोबाइल देखते रहो, फेसबुक चलाते रहो और कुछ नहीं। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण मेरे पास है, मैं स्वयं हूँ। हम नेट का एग्जाम दे के आए 2017 में और फर्स्ट पेपर हमको नहीं आता था, एकदम नहीं आता था, लेकिन इस बार मैं जी जान लगा दूंगी फर्स्ट पेपर में, क्योंकि मैंने सोच रखा है कि ऐसे कला की तो नहीं आती थी, कला तो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं रहा था। आज मैंने उसमें बहुत बड़ी डिग्री हासिल की, नौकरी हासिल की, सब कर लिया। तो हर व्यक्ति सब कर सकता है। और इस बार हम फर्स्ट पेपर बढ़िया से पढ़ेंगे और आप लोगों को नेट का फर्स्ट पेपर भी पढ़ाएंगे और दिखाएंगे कि हम सब कर सकते हैं। जब एक महिला पायलट बन सकती है, लोको पायलट बन सकती थी, TGT का है, कुछ नहीं है। तो हम दे के आए और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि थोड़ा सा इसका मिलान करवा लीजिए, क्योंकि कोडिंग होती है उसमें। तो वो मिलान करवाने लगे और फर्स्ट पेपर की वजह से 17 या 18 क्वेश्चन जो है हमारे सही हुए फर्स्ट पेपर में, बाकी सब गलत होते चले। उठा के पढ़ दी क्या तुम्हारा होगा नहीं, क्योंकि तुम जो है पढ़ती ही नहीं हो तो कैसे होगा, तुम्हारा तो सारा प्रश्न ही गलत होता जा रहा है। हमने कहा अरे साहब, ये जो पेपर है फर्स्ट पेपर है और इसमें हमने कुछ नहीं पढ़ा है, ये तो मेरा तुक्का है, भगवान जी के भरोसे था, तो 17-18 प्रश्न सही हो गया। और फिर उन्होंने नहीं टच किया, नहीं अब हटाओ इसको, हम नहीं कर पाएंगे। फिर मैंने 2 घंटे 2.5 घंटे अपने आप से 100 प्रश्न मिलान किए और मेरा JRF क्वालिफाई हुआ। तब जब सुबह मैंने बताया उनको कि मेरा नेट JRF हो गया, तो कह रहे कैसे हो गया, तुम्हारा तो सब गलत हो रहा था फर्स्ट पेपर में। हमने कहा फर्स्ट पेपर मेरा नहीं था, जो हमारा अपना सब्जेक्ट था वो मेरा था, उसमें हम काम कर पाते ना, फर्स्ट पेपर में ना कर पाते। अगर आप बन गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप सफल नहीं हैं तो आपके घर परिवार, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे दुनिया का कोई इंसान हो, आपसे कितना भी स्नेह रखता हो, कोई मतलब नहीं रखेगा, दूरी बना लेगा। एकदम 100% बात सही है, जान लेना इसको। इसलिए मेहनत खूब करिए, जितना आप संभव प्रयास हो सके उतना मेहनत करिए। तो उत्तरकाशी की हुडली गुफा पूछी क्यों गई है? सिर्फ इसलिए कि पूरे प्रागैतिहासिक काल में नीला रंग ज्यादातर कहीं प्रयोग नहीं किया गया था, और कहाँ किया गया है? हुडली गुफा में।
तोड़ली गुफा महत्वपूर्ण हुई। ठीक, सबको डिफाइन नहीं किया जाएगा, क्योंकि सबको डिफाइन करने लगेंगे ना तो हमारा बर्डन ज्यादा हो जाएगा। हम जहां समझेंगे हमारे स्टूडेंट को यहाँ पर समस्या हो सकती है। एक तो कहावत खूब याद कर लो, हमको हमेशा याद रहती है, जिसके फटे पैर बेवाई वही जाने दूसरे की पीर पर आए। अभी ये बात आपको विजय लक्ष्मी हमसे अच्छा बता सकती हैं। अभी वो परीक्षा देकर आई EMRS की, और परीक्षा उन्होंने दिया किसकी, LT की। ठीक, EMRS में क्या गड़बड़ी हुई है वो मैंने आपको कल बता दिया था। इतना अच्छा नंबर और फिर भी EMRS में कॉलिंग नहीं हुआ। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन सिर्फ ये था कि हमें रास्ता क्लियर नहीं था। बस आ सब रहा था, रास्ता क्लियर नहीं था। अगर वो ये जानती होती कि हम हिंदी के प्रश्नों को टच करें, इंग्लिश के प्रश्नों को ना छुएं, उनका आज चयन हो गया होता। और EMRS में जो क्वालिफाई किया है, यकीन मानो थोड़ा सा मेहनत कर दे, सबसे सस्ता नौकरी उसी को है, सबसे सस्ती नौकरी, और जल्दी और बहुत आराम से। लेकिन अब वही है, दुर्भाग्य था ये कि एक प्रश्न से सिर्फ लैंग्वेज में रुका है, और बाकी जहां पर पासिंग मार्क था वहां तो हाईएस्ट नंबर है। लेकिन क्या बताएं, मुझे वो उनका रिजल्ट देख के बहुत ग्लानि हुई, बहुत दुख हुआ कि जहां से फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रही थी, इतना तो उनको समझदारी होनी चाहिए थी, बतानी चाहिए था कि 20 प्रश्न आपके हिंदी से हैं और 10 प्रश्न इंग्लिश से हैं, तो ज्यादा कहाँ है, 20 वाला है, 20 वाला सही कर लें। अगर ये किया होता आज दूसरा दिन होता। और ये गलती हम जिंदगी में कभी नहीं दोहराएंगे, क्योंकि हम समझ गए कि जरा सा भी अगर हमने इतना सही से नहीं बताया तो हमारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। अब यहाँ पर आइए, प्रश्न नंबर 9 पर आइए। निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी रही हैं? तो विशेषता कौन सी है? आत्मसंतुष्टि और भावों की अभिव्यक्ति, दूसरों तक पहुंचाना। जैसे इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि वो मानव बोल नहीं पाता था, सुन नहीं पाता था, सबको पता है। तो ये अब हम जैसे बोल नहीं पा रहे हैं और सुन नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम जो है अपने चीज को आपसे गुस्से में, खुशी में, जो भी हम कर पाएंगे आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो इसने क्या किया, चित्र इसलिए बनाया आत्मसंतुष्टि के लिए, पहला आंसर हमारा सही है। दूसरा बनाया भावों की अभिव्यक्ति के लिए, यानी अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना, और अपनी बात जब दूसरे तक पहुंचा लिया तो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, अच्छा लगने लगा कि हाँ भाई हमने अपनी बात कह दी। एक तो ये हो गया। दूसरा था अपनी सरल व प्रसन्नतापूर्ण प्रकृति को व्यक्त करना। और व्यक्त कैसे कर सकता आदमी? जो बोल नहीं सकता है वो लिखकर व्यक्त करेगा। ये लोग लिखना नहीं जानते थे तो चित्र बनाकर व्यक्त करने लगे। तो ये अपनी सरल व प्रसन्नतापूर्ण प्रकृति को व्यक्त करने के लिए क्या बनाए, गुफा चित्रों में चित्र बनाया। ठीक, फिर क्या किया, फिर किया अपनी आस्था और विश्वास की कहानी बताना। अपनी आस्था और विश्वास की कहानी, सब में एक ही ऑप्शन में उत्तर आ गया है। एक ही ऑप्शन में उत्तर आ गया है, आत्मसंतुष्टि के लिए। अगर यहां पर ऑप्शन डी ना होता तो हम पहला उत्तर क्या लगाते, ए लगाते। लेकिन यहां पर जब है ऑप्शन डी तो हम उत्तर क्या मार देंगे, डी मार देंगे। लेकिन अगर यहां ना होता तो ये वाली लाइन जो है एकदम स्पष्ट बता रही है, आत्मसंतुष्टि और भावों की अभिव्यक्ति दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसने चित्र बनाया था। अवधेश गुप्ता जी अपनी सरल व प्रसन्नतापूर्ण प्रकृति को व्यक्त करने के लिए इसी में आ गया। अपनी आस्था और विश्वास की कहानी बताने के लिए इसी में आ गया।
अब जब यहाँ पर ऑप्शन है तो हम कर देंगे सभी। क्लियर है ये? अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, देखिए। सबको प्रश्न साफ साफ दिख रहा है? ऐसे ही यहाँ पर पूरा यूथ का पेपर जितना है प्रश्न हमारे पास सबको बैठकर पूरा 3 महीने में सॉल्व कर डालेंगे। और इसके बाद इस प्रश्न को, किताब को छूना नहीं है टीजीटी के लिए। ठीक? ये प्रकृति को नहीं चित्रित कर रहे थे, बिल्कुल सही, नहीं करते थे। मानव द्वारा घर बनाने की कला का प्रारंभ हुआ, अभी बताया था ना कि मानव द्वारा घर बनाने की कला, मानव बस्तियों में रहने लगा, मानव चाक पर बर्तन बनाने लगा, मानव पॉलिश लगाने लगा, सब चीज क्या किया मानव? कब? नवपाषाण काल में किया। कब किया? नवपाषाण काल में किया है। ठीक? क्लियर है? घर बनाना, बर्तन बनाना, चाक का आविष्कार, कृषि का आविष्कार, सब कहाँ किया है? बस्तियों में रहने लगा, समुदायों में रहने लगा। कहाँ का मानव? यहाँ का मानव। क्लियर है? अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, देखिए। 11वां प्रश्न है प्रागैतिहासिक कला का मुख्य विषय क्या था? अब विषय की बात आती है। प्रकृति दृश्य बिल्कुल भी नहीं करता था, पर्वतीय दृश्य बिल्कुल भी नहीं करता था, मानवाकृतियां खूब बनाता था, शिकार दृश्य इनका मुख्य विषय था। शिकार कौन करेगा? मानव करेगा। किसका करेगा? पशुओं का करेगा। चित्र बनाएगा तो ज्यामितिता अपने आप आ जाएगी। तो पशु, पक्षी, मानव, ज्यामिति, आकृतियां, ये इनके विषय थे। तो यहाँ पर सब समाहित है, शिकार दृश्य में सब समाहित है, मानव भी चला आया यहाँ पे। इन दोनों का कोई मतलब नहीं है, हमेशा याद रखिए। 4 दुश्मन से लड़ने से अच्छा है 2 दुश्मनों से लड़ा जाए। एक दुश्मन से लड़ा जाए और हम कहते हैं दुश्मन हो ही ना तो ज्यादा अच्छा है। तो दुश्मन कब नहीं होंगे? जब हमें एकदम क्लियर होगा प्रश्न का आंसर, तब नहीं होंगे। और जब हमें प्रश्न का आंसर नहीं समझ में आएगा तब दुश्मन चारों खड़े हो जाएंगे। तो पहले ये हम जान लें कि क्या नहीं किया। तो प्रकृति दृश्य कतई नहीं है, पर्वतीय दृश्य कतई नहीं है। अब 2 में मामला फंसा है और हम जब जान लिए कि मानवाकृतियां यहीं पर हैं शिकार में, तो हम राइट आंसर क्या लगा दिए? शालू गौर लगा दिए, शिकार। क्लियर है? अब आते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। खूब खूब समझ के खूब अपने घर में सबको सुनाओ, पढ़ पढ़ के बताओ, दीवारों को बताओ। कोई ना सुने दीवार को बताओ, दीवार नहीं चिल्लाएगी, सारा दिन ये बोलती रहती है, बताती रहती है। ठीक है, 3 महीने की बात है बस। इसके बाद खूब बढ़िया से नौकरी करने जाइए, खूब अच्छे से करिए और ईश्वर और मेहनत से आप लोग इतना मेहनत करिए कि टीजीटी के लिए ही नहीं, आप फिर से एक बार मेहनत करके असिस्टेंट प्रोफेसर तक जाइए। प्रागैतिहासिक मानव ने बहुत कम रेखाओं में क्या व्यक्त किया था? तो बहुत कम रेखाओं में क्या व्यक्त किया था? अब जो प्रश्न अभी आया था उसी का फिर से हिसाब दे दिया। क्या दिया? प्रश्न दिया अनुभूतियों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति। अनुभूतियां क्या थी? हमारे मन में जो हमारे चीजों में आ रही थी, दिमाग में आ रही थी, वो हमारी अनुभूति थी। क्लियर है? मानव की गतिविधि भी सही आंसर है, विभिन्न आकृतियां भी सही आंसर है, लेकिन ये दोनों चीजें यहां पर बैठ जा रही हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? रुचि श्रीवास्तव। राइट आंसर हमारा क्या है? अनुभूतियों की, अनुभूतियां मतलब जो हमारे दिमाग में चल रहा है, प्रभावशाली अभिव्यक्ति।
और कला क्या? कला अभिव्यक्ति है। जैसे हमारे मन में बहुत कुछ है, हमारे मन में बहुत कुछ है, और उसको जब तक हम आपसे नहीं कहेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा, तब तक आप नहीं जान पाओगे हम चाहते क्या हैं। और यही अभिव्यक्ति ही कला है, यही अभिव्यक्ति क्या है? कला है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, खूब बढ़िया से, जितना हम कहते हैं कि मुझे सुझाव अगर देने की आपको जरूरत लगती है कि मैडम ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाइए, हम आपका सुझाव सर्वोपरि है हमारे लिए, क्योंकि आप जैसा चाहें वैसा पढ़ें, हम ये चाहते हैं। प्रश्न नंबर 13, आपको जैसे समझ में आए, हम तो अपने हिसाब से पढ़ाएंगे ना, हाँ हम ये सही कर रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए सही है, लेकिन अब पता नहीं आपके हिसाब से क्या सही है क्या नहीं, ये हम नहीं जानते। निम्नलिखित में से कौन से केंद्र प्रागैतिहासिक कला के केंद्र हैं? होशंगाबाद, आदमगढ़, मिर्जापुर, उपरोक्त सभी। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे? सभी होगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा ज्ञान प्रकाश तिवारी, एक चीज ये ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शनों को जरूर पढ़ें, पूरा प्रश्न को अच्छे से पढ़ें। इसका एक प्रश्न एलटी में ऐसा हुआ कि 90% स्टूडेंट का रॉन्ग हुआ है। कौन सा प्रश्न था? विजय लक्ष्मी लिखिए। वो प्रश्न इतना अच्छा, इतना सरल था, लेकिन लगभग 90% स्टूडेंट ने उसको गलत किया है। और ये मैं बार बार कहती हूं कि गलत हो जाएगा ऐसे में। कौन सा था वो प्रश्न? शशि प्रभा, अगर दिया हो प्रश्न पेपर तो उत्तर उसका बताइए कौन सा था? बिल्कुल नंदलाल बोस वाला। नंदलाल बोस वाला प्रश्न जो था उसमें पूछा गया था कि नंदलाल बोस शिष्य थे, अब सबने मार दिया विनोद बिहारी मुखर्जी, किसके शिष्य थे ये पूछा गया था। इसीलिए हम बार बार चिल्ला के कहते हैं कि भैया हो, दांडी मार्च वाला नहीं था, दांडी मार्च में तो वो एफ होना चाहिए, सही पूछिए तो वो प्रश्न एफ होना चाहिए और होगा भी, क्योंकि दांडी मार्च कलाकृति जो है वो सही मामले में तो नंदलाल बोस ने ही बनाई है, लेकिन मूर्ति डीपी राय चौधरी ने भी बनाई है। अब ऑप्शन में दोनों उठा के रख दिया तो कलाकृति क्या चित्रकला नहीं होती है? होती है। मूर्ति कला क्या कलाकृति नहीं होती है? होती है। अब ऑप्शन में जब दोनों है तो ये थोड़ा सा विवादित प्रश्न हो ही गया। तो अब यहाँ पर अगर प्रागैतिहासिक काल को देखा और मिर्जापुर को देखा, सख्त से मिर्जापुर मार दोगे ये मैं जानती हूँ। जब तक आप ऑप्शन चारों ना पढ़ लें, आंसर ना दें, एकदम ना दें, मेरी बात एकदम बांध लो। ऑप्शन को पढ़ के ही आंसर देना है भैया। ये परीक्षा अंतिम परीक्षा है प्राविधिक वालों के लिए, इसके बाद मिलेगी उलेगी नहीं। 14वां प्रश्न देखिए। 14वां प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्र किस धरातल पर चित्रित किए गए थे? प्रागैतिहासिक चित्र किस धरातल पर चित्रित किए गए थे? तो यहाँ पर ऑप्शन है गुफा भित्ति चित्र, और एक ऑप्शन हमने बना दिया ए बी सी डी और ई, ये बना दिया शैल चित्र। अब क्या करोगे? अब यहाँ क्या करना है मानिक चंद्र जी? अब क्या करना है? बिल्कुल, अब हमारा ऑप्शन गुफा भित्ति चित्र रॉन्ग होके क्या हो जाएगा? शैल चित्र हो जाएगा। एकदम क्लियर जान लो, क्या हो जाएगा? शैल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ चूंकि ऑप्शन ही नहीं है तो हम कहाँ चले जाएंगे? हम चले जाएंगे गुफा भित्ति चित्र पर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो? क्योंकि गुफा भित्ति, ये भित्ति चित्रकला नहीं है शैल वाली, ये शैल चित्रकला है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न है अभिकथन। हमने बहुत से अभिकथनों को हटा दिया है, लेकिन बहुत से अभिकथन हो सकता है कि पेपर में आ जाए। हो सकता है आपका पेपर चित्र से रिलेटेड हो, चित्र दे दिया और पूछ लिया इस चित्र के विषय में बताइए। हो सकता है मिलान वाले आ जाएं, हो सकता है अभिकथन आ जाए, हो सकता है तर्क और अभिकथन आ जाए। ऐसा भी पेपर बन सकता है, ये जान लीजिए। तो इस तरीके से रहेगा तो 125 प्रश्न ही, लेकिन हो सकता है कि कुछ परिवर्तन हो। ठीक है, और बहुत सिंपल है, यहाँ पास करना आसान है, गलत कठिन नहीं है। अभिकथन को ध्यान से पढ़िएगा। प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में अधिकतर शिकार के दृश्यों और जंगली पशुओं का अंकन है। एकदम सही है। अधिकतर क्या, 99% जंगली पशु और शिकार दृश्य। तो शिकार दृश्य किसका होगा, जंगली पशु का ही होगा ना, क्योंकि प्रागैतिहासिक मानव का जीवन जंगल में शिकार पर ही आश्रित था। एकदम सही बात है। अब क्या होगा उत्तर, यहाँ पर ए सही है, आर सही है। यहाँ पर ए सही है और ऑप्शन क्या है, ए सही है, आर, ए गलत है, आर सही है, ए गलत है, आर गलत है, ए सही है, आर सही है। ये मिल गया, सी वाला आंसर, दोनों कथन सही है। फिर चले आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16वां प्रश्न है, अभिकथन प्रागैतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तर एक सर्वाधिक उपयुक्त अभिव्यंजना का माध्यम रहा है। एकदम सही बात है। अभिव्यंजना का माध्यम क्या था, प्रस्तर था। एकदम क्लियर बात है। कारण कह रहा है क्योंकि भावों की अभिव्यंजना के लिए यह प्रचुर मात्रा में सुलभ था और अधिक टिकाऊ था। ये क्या है, सही कह रहा है कि गलत कर रहा है, ये भी सही है, अर्थात दोनों सही हैं। भाई प्रागैतिहासिक काल में पत्थर ही पत्थर था और ये सबसे ज्यादा था, और इसी पर चित्रकारी होती थी। क्लियर है, तो ये दोनों बातें सही हैं। तो ए और आर दोनों सही है। ये है, ए तथा आर दोनों सही है। अब आइए प्रश्न संख्या 17 पर। प्रश्न संख्या 17 है, एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है, कला का, कलाकार का, साहित्य का या कला साहित्य का। तो किसका महत्व है, कला साहित्य के बिना अधूरी है। कला की चर्चा ज्यादातर साहित्यों में ही हुई है। तो कला और साहित्य को चित्रित करने की शुरुआत कब से दिखाई देती है, साहित्य को चित्रित करने की शुरुआत कब से दिखाई देती है, प्लीज आंसर करें। साहित्य को चित्रित करने की शुरुआत कब से दिखाई देती है, शीला जी, कब से दिखाई देती है, प्लीज बताएं। पाल शैली से, किरण जी, बिल्कुल पाल शैली से। इसके पहले साहित्य का चित्रण नहीं किया जाता था, नहीं होता था। तो साहित्य की शुरुआत, साहित्य का चित्रण कब किया गया, पाल शैली से शुरू हो गया, और आज भी साहित्य पर चित्र बनाए जा रहे हैं। तो एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है, कला के साथ साहित्य का महत्व है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, देखिएगा। 18वां प्रश्न है,
प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? तो प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी है? स्टुअर्ट पिगाट की है ये पुस्तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पुस्तक। 1950 में स्टुअर्ट पिगाट ने या कभी कभी स्टुअर्ट नहीं देता है, सीधा दे देता है पिगट। तो 1950 में प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? स्टुअर्ट पिगाट ने लिखी है। सही है, क्लियर है। कब लिखी? 1950 में लिखी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, देखिएगा। पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किसे संदर्भित करता है? पेट्रोग्लिफ का मतलब है गुफाओं में रंगे गए चित्र, गुफाओं में उकेरे गए चित्र, प्रकृति द्वारा किया गया अमूर्त चित्रण या अभिलेख। तो प्रागैतिहासिक काल के मानव को अभिलेख से कोई मतलब नहीं था, प्रकृति और अमूर्तता से कोई लेना देना नहीं था। गुफाओं में उकेरे गए चित्र सही हैं, गुफाओं में रंगे गए चित्र सही हैं, लेकिन रंगे गए चित्र यहाँ पर पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम उदाहरण नहीं है, क्योंकि रंग से बहुत मतलब भारतीय कला को नहीं था। किससे मतलब था? चित्र से था, रेखा से था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वह होगा गुफाओं में उकेरे गए चित्र। ये पेट्रोग्लिफ का मतलब समझते हैं क्या है? पत्थर पर की गई चित्रकारी पेट्रोग्लिफ कहलाएगी। पत्थर पर जो भी चित्र बने हैं वो ऐसे ही नहीं बना दिए गए हैं, उकेर कर बने हैं, यानी खोद कर, थोड़े थोड़े हल्के हल्के खोद कर बने हैं। इसीलिए आज भी ये चित्र जीवित हैं। तो उकेरे गए चित्र को गुफाओं में या प्रागैतिहासिक काल की गुफाओं में उकेरे गए चित्र को क्या कहते हैं? पेट्रोग्लिफ कहते हैं। यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं, इसको लिख लीजिए। पेट्रोग्लिफ का संबंध है तो शैल चित्रकला से है, पहली बात। दूसरा है, पॉइंट लिख लीजिए, कि गुफाओं में उकेरे गए बनाए गए चित्र को क्या कहते हैं? पेट्रोग्लिफ कहते हैं। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, देखिए। अभिकथन बोल रहा है पूर्व पाषाण युग में लोगों ने मिस्र धातु की खोज कर ली थी। एकदम नहीं, झूठ कर रहा है, बिल्कुल नहीं किया था। मिस्र धातु की खोज ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ पूर्व पाषाण काल में 2-3 चीजों की खोज हुई थी, जिसमें चित्रकला है, प्रागैतिहासिक का पूर्व पाषाण कालीन मूर्ति कला है, औजार की कला है, बाकी कुछ नहीं। उनके उत्कीर्ण करने वाले उपकरण या तो नुकीली चट्टानें थी या उनमें मूल स्थिति की तुलना में कुछ परिवर्तन किया गया था। क्या हो गया? बस बी राइट है, ए गलत है एकदम। ये वाला तो एकदम में इसकी बातें नहीं माननी है, ये तो बहुत गलत कह रहा है। मिस्र धातु क्या धातु तो कुछ नहीं खोजा गया था। और ये कह रहा है उनके उत्कीर्ण करने वाले उपकरण या तो नुकीली चट्टानें थी या उनमें मूल स्थिति की तुलना में कुछ परिवर्तन किया गया था। एकदम सही है, ठीक। तो ए गलत है, आर सही है। क्लियर है? ये क्या कह रहा है? ए सही नहीं है और आर सही है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, 21वां प्रश्न देखिए। अभिकथन है पारंपरिक भारतीय चित्रकला ने ऐतिहासिक विषय वस्तु का परिहार किया और धार्मिक विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। पारंपरिक भारतीय चित्रकला की बात कर रहा है। फिर कह रहा है क्योंकि उस काल में सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का मात्र निर्धारक कारक धर्म था। फिर से ध्यान से सुनिए। पारंपरिक भारतीय चित्रकला ने ऐतिहासिक विषय वस्तु का परिहार किया
और धार्मिक विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। एकदम सही है। फिर कह रहा है क्योंकि उस काल में सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का एकमात्र निर्धारक कारक धर्म था। दोनों बातें सही है। तो यहाँ पे क्या सही है? ए और आर दोनों सही है, यानी सी उत्तर हमारा क्लियर है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से भारतीय कला की पहचान करें। अमूर्त है, एकदम नहीं। रेखा चित्रीय प्रदर्शन है, यानी स्केचिंग है। स्केचिंग भारतीय कला की विशेषता नहीं है। धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष बहुत नहीं है। क्यों नहीं है बहुत धर्मनिरपेक्ष? इसलिए नहीं है कि धर्म से ही कला का जन्म हुआ, इसलिए नहीं है। फिर क्या है? वर्णात्मक है, बिल्कुल सही है। वर्णात्मक है यानी अंकन है। अंकन, वर्णात्मक यानी अंकन। चित्र दो तरीके से बनाए जाते हैं। पढ़ाई दो तरीके से होती है। एक पूरा निचोड़ निकाल लेते हैं और एक क्या करते हैं, एक सिर्फ और सिर्फ ऊपर हवा में हल्के हल्के पढ़ लिया, बात खत्म। और यही कारण है 2022 में बहुत से लोग जितना टीचर्स पढ़ा रहे हैं, 99% टीचर, इक्का दुक्का छोड़, हमें सबके छोड़ के बाकी सब परीक्षा में आपके साथ ही आपके पास बैठेंगे और रिजल्ट आएगा तो उनका नाम देखना कहीं नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका कारण है वो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पर चमका रहे हैं। ऐसे बढ़िया से थंबनेल लगा लिया, बढ़िया से आके बता दिया। जानते हो, एक तो हमारे यहाँ कहावत थी, घी के लड्डू टेढ़ों मेढ़। इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब ये है कि छोटी सी कुटिया है, अगर सुख शांति है चारों तरफ तो वो कुटिया भी महल से भी सुंदर है। महल से सुंदर है कुटिया। और अगर बहुत बड़ा महल है और जैसे ही महल में प्रवेश किया, उधर सास जो तड़ाका से बोली कि बहू गिर गई, पति लगा मारने पीटने, बच्चे अपने आप में आप पता नहीं क्या क्या, कहना नहीं चाहिए इस तरीके से, तो उस महल का कोई मतलब नहीं है। उस कुटिया से अच्छी महल हो ही नहीं सकती। इसलिए हमारा मानना है सजा के नहीं, संवर के रहो। सजा के नहीं, संवर के रहिए। तो हम मानते हैं कि इसमें घुसिए, इसमें पढ़िए। चाहे पहले के भीमराव अम्बेडकर जी को देखिए, विवेकानंद जी को देखिए। ये लोग दूसरे के घर में जाके पढ़ते थे, दूसरे की लाइट से पढ़ते थे। उनको महल की आवश्यकता नहीं थी, इसीलिए आज पूजे जाते हैं, इसीलिए आज उनका नाम अमर है। दूसरे के घरों की लाइटों से पढ़ते थे, नहीं था भाई, क्या करते? नहीं था, पढ़े ना, मेहनत किए ना। तो ऐसा नहीं है कि हम मेहनत नहीं करेंगे, मार सजा के इसको संवार के दूसरे का नोट्स लेके और मार पथन्ना बाचे पढ़े हैं। मेहनत करके देखो, मेहनत में जो मजा है वो नकल में नहीं है, एकदम नहीं है। ये देखिए, तो ये समझ में आ गया, अमूर्त विषय बिल्कुल भी नहीं थे। रेखा चित्रीय प्रदर्शन है लेकिन भारतीय कला की पहचान नहीं है। धर्मनिरपेक्षता बिल्कुल नहीं है, भारत धार्मिक देश रहा है। वर्णात्मकता थी चित्रों में, चित्र को खूब सुंदर सा बना के अपने देवी देवता की तरह चित्रों को बनाते थे, इतनी सुंदरता ले आते थे। क्लियर है ये बात?